एक ऐसी ताकतवर नकारात्मक शक्ति जो अगर एक इंसान के पीछे लग जाए या तो फिर उसे बहुत ही कामयाब बना देगी या तो फिर उसका जीवन एकदम बर्बाद कर देगी। ये ताकत ऐसी होती है कि अगर एक इंसान के पीछे लग जाए तो उसको आसानी से छोड़ती ही नहीं। ज़्यादातर तो जिन अपने साथ उस इंसान की रूह लेकर जाता है। जानिए आज की कहानी में कि कैसे एक मासूम लड़की के पीछे एक ऐसा ही ताकतवर शक्तिशाली जिन पड़ गया और उस जिन ने उस लड़की के शरीर का, उस लड़की के जिस्म का इतने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया कि वो लड़की हर रोज़ रह रह के मर रही थी। जानिए आज की कहानी में कि क्या वो लड़की अपनी जान उस जिन से बचा पाई या फिर वो जिन उस लड़की को अपने साथ ले गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में। बिना किसी देरी के शुरू करता हूं प्रांजल की कहानी मेरी जुबानी। हम लोग मुरादाबाद में रहते हैं। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरी 2 जुड़वा बहनें। उनका नाम हिमानी और शिवानी था। जब मेरी दोनों जुड़वा बहन हुई तो परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि पापा मम्मी को भी लड़की चाहिए थी, लेकिन भगवान की तरफ से हम लोगों को 2 लड़कियां मिली थी। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो ताऊजी थे उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते पापा ने हिमानी को ताऊजी को देने का फैसला किया, यानी कि हिमानी का पालन पोषण अब ताऊजी करेंगे। ताऊजी भी बहुत खुश थे क्योंकि वो भी एक संतान चाहते थे जिसको वो पाल पोस कर बड़ा कर सके। तो हिमानी जब 3 साल की हो गई थी तब से वो ताऊजी के घर ही रह रही थी। कभी कभार वो मिलने हमारे पास आ जाती थी। हिमानी अपनी 12th पूरी कर चुकी थी और उसने एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। वो अपनी एक फ्रेंड के साथ वहीं से कॉलेज आया और जाया करती थी। लेकिन एक शाम जब वो अपने कॉलेज से घर लौटी तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ताऊजी और ताईजी ने सोचा कि शायद ये मामूली दर्द है, क्रीम लगाने से या फिर बाम लगाने से ये दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सारी क्रीम और बाम लगाने के बाद भी वो सर का दर्द जाता नहीं था। जिसके बाद ताऊजी ने हिमानी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के इलाज के बाद भी हिमानी के सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। जिसके बाद पापा की थोड़ी चिंता बढ़ गई तो पापा ने हिमानी को घर बुला लिया। हिमानी जब घर आई तो पापा ने भी काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। दवा खाने के बाद हिमानी को सिर्फ 19-20 का आराम पड़ता था, उससे ज़्यादा नहीं। उसके सर का दर्द पूरे दिन लगभग बना ही रहता था। हम लोग बहुत परेशान रहते थे क्योंकि हमने काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था, लेकिन हिमानी के सर का दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि तभी उसी के साथ साथ कुछ दिनों बाद हिमानी के शरीर पर कुछ अजीब से निशान देखे गए। जब मम्मी ने देखे तो वो सोच में पड़ गई कि ये आखिरकार निशान कैसे हैं, और वो निशान कुछ इस प्रकार से थे जैसे किसी के नखून उसके शरीर पर लगे हैं। और वो ज़्यादातर निशान या तो उसकी हाथ पर या तो उसके गर्दन के पास वाले हिस्से पर होते थे। मम्मी उससे पूछती थी कि ये निशान कैसे हैं, ये तूने खुजा खुजा के किया है क्या? लेकिन वो कहती थी कि नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता। हम सबको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पहली बार तो दिमाग में ये बात गई कि कहीं ये दवा खाने का कोई रिएक्शन तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये निशान हर रोज़ जब भी वो सुबह उठती थी वो निशान बढ़ जाते थे। जब एक बार मम्मी ने हिमानी के पीठ पर भी देखा तो पीठ पर तो बहुत ज़्यादा हिमानी के निशान पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा खरोंचों के, बहुत ज़्यादा नोचने के निशान पड़े हुए थे। अब मम्मी थोड़ा चिंता में आ गई और वो हिमानी को डॉक्टर के पास लेकर गई, दिखाने की आखिरकार ये समस्या क्या है। लेकिन डॉक्टर को भी ये समझ नहीं आया कि आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये ना ही कोई दवाई के चलते हो रहा है और ना ही कोई बीमारी है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर ने कुछ दवा दी ये जख्म भरने के लिए। समझ नहीं पा रहे थे घर वाले आखिरकार हिमानी को हो क्या गया। वो भी अब बहुत चुप चुप से रहती थी, ज़्यादा किसी लोगों से बात नहीं करती थी। जिसके बाद मम्मी को शायद लगा कि इसको किसी की नज़र वगैरह तो नहीं लग गई। पड़ोस में ही एक आंटी रहती थी, मम्मी उनको बुला के लाई। आंटी ने हिमानी को देखा। उन्होंने एक कमरे के अंदर जिसमें हिमानी, आंटी और मम्मी थी उसमें बैठकर हिमानी की शायद नज़र उतारी या फिर कुछ किया।
जिसके बाद हिमानी काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर उसके सर का दर्द काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन जाते जाते आंटी ने एक बात मम्मी को बोली। उन्होंने बोला कि बहन जी, आपको मैं एक बात बता के जा रही हूँ। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लड़की के ऊपर कोई ताकतवर शक्ति मौजूद है। वो क्या है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं इसकी नज़र उतार रही थी तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके साथ कोई और है। मेरी सलाह माने तो आप एक बार किसी बाबा को इसे ज़रूर दिखा लें। मम्मी ये बात सुन के थोड़ी घबरा गई। उसके बाद जाते जाते आंटी ने बोला कि एक काम आप कीजिएगा, रोज़ शाम को जैसे ही सूरज ढले आप एक लोबान लेकर इसके आसपास जला दीजिएगा और आपको ये डेली करना है। मम्मी ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद वो आंटी चली गई। हिमानी का सर का दर्द अब हल्का था और उस दिन के बाद से मम्मी एक लोबान वहाँ रख देती थी जहाँ हिमानी बैठा करती थी। और जब से लोबान जलाना हमने शुरू किया था, हिमानी के सर का दर्द काफ़ी कम हो गया था। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये लगता था कि अब हिमानी को राहत है। लेकिन हम ये चीज़ भूल गए थे कि उन आंटी ने यह भी बोला था कि आप किसी बाबा को दिखा लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक शक्ति जो बड़ी ताकतवर है वो इसके आसपास लग रही है। ये बात हम लगभग भूल ही चुके थे, क्योंकि जब हमें लगा कि उसको आराम पड़ रहा है तो अब कहीं और क्यों जाए। लेकिन यही गलती हमारे ऊपर भारी पड़ गई। एक दिन मम्मी किसी काम से शहर के बाहर गई हुई थी और जब शाम हुई तो मम्मी को लौटते लौटते देर हो गई और हम घर में किसी को भी ये याद नहीं रहा कि उस शाम हमें लोबान हिमानी के बगल में जलानी है। और उस दिन हमने लोबान जलाई ही नहीं, जिसका असर हमें उस दिन दिख गया। हिमानी एक कमरे में बैठी हुई थी। अचानक से हिमानी की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं, पापा और शिवानी तीनों उसके पास भाग के गए तो देखा हिमानी पलंग पे लेटी हुई है और उसके दोनों हाथ अकड़े हुए हैं। वो हिला नहीं पा रही है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि थोड़ी देर बाद उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके गले में से आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही। पापा और मैं, हम दोनों हिमानी के पास भाग कर गए, लेकिन मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि हिमानी के हाथ पर जख्मों के निशान बन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने ही हिमानी के शरीर को कोई नोच रहा है। मैं देख के बहुत डर गया कि तभी पापा ने बोला कि उन आंटी को जल्दी से बुला के लाओ। मैं उन आंटी को बुला के लाया और उन्होंने तभी कुछ किया मेरी आंखों के सामने। उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने हिमानी के सर के ऊपर से 7 बार उतारा और बाहर नाली में गिर दिया। जिसके बाद हिमानी थोड़ी शांत हो गई। जब हिमानी थोड़ी शांत हुई तो वो चुपचाप आंख बंद करके बिस्तर पे लेटी रही। उसके शरीर पे जख्मों के निशान बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उसके बाद आंटी ने हम लोगों से बोला कि आप लोगों ने लोबान नहीं जलाई थी। हम भूल गए थे वो जलाना। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इस बच्ची को किसी बाबा को दिखा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई बहुत ताकतवर चीज़ मौजूद है। मैं नहीं चाहती इस बच्ची को कोई नुकसान हो। मैं आपको फिर कह रही हूँ, दिखा दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। थोड़े समय बाद जब मम्मी आई और उन्हें पता चला तो उन्होंने हमें बहुत डांटा, क्योंकि हम वो लोबान जलाना उस दिन भूल गए थे। उन्होंने आंटी से बात करी तो उन आंटी ने फिर मम्मी को भी यही बताया कि एक बाबा का मैं आपको पता दे रही हूँ, इनके पास आप जाइए और इन्हें बताइए इनके बारे में जो भी समस्या इस बच्ची को हो रही है। अगर आपने देर कर दी तो इस बच्ची के साथ गलत हो सकता है। ये बात सुनकर मम्मी ने उसी वक्त फैसला किया कि अगले दिन सुबह होते ही हिमानी को उन बाबा के पास लेकर जाएंगे। तो सुबह सुबह मैं, मम्मी, पापा और हिमानी चारों जने उनके बताए हुए बाबा के पास पहुंचे। जब वहाँ पे हम पहुंचे तो देखा कि काफ़ी सारे लोग उनके वहाँ पे आए हुए थे और जो भी इंसान वहाँ पे आया हुआ था, किसी ना किसी इंसान को कोई ना कोई परेशानी थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी इंसान बैठे हुए थे उन बाबा के सामने वो आम इंसान नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और ही हो। थोड़े समय बाद हम लोगों का नंबर आया। पापा, मम्मी, मैं और हिमानी उन बाबा के पास गए। उन्होंने हमसे समस्याएं पूछी तो मम्मी ने जो जो अभी उसके साथ हो रहा था हिमानी के साथ, वो सब बाबा को बताया। बाबा ने हिमानी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन हिमानी जवाब नहीं दे रही थी। तभी बाबा ने एक लड़के से जो उनके बगल में खड़ा था उससे एक लोटे में पानी मंगवाया और वो पानी हिमानी के सामने रखा।
जब वो पानी सामने रखा तो उन बाबा ने हिमानी से बोला कि बेटा अपना हाथ इस लोटे के अंदर डाल। लेकिन हिमानी वो अपना हाथ उस लोटे के अंदर डालने को राजी ही नहीं थी। वो बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन बाबा की बात सुन ही नहीं रही है। बाबा ने फिर से बोला, लेकिन हिमानी ने लोटे के अंदर हाथ नहीं डाला। जिसके बाद बाबा ने एक लड़का जो उनके पास खड़ा था उससे कहा कि इसका हाथ पकड़ के इस लोटे में डालो। तो वो लड़का आगे आया और हिमानी का हाथ पकड़ा, लेकिन हिमानी ने अपना हाथ एकदम से अकड़ा लिया था। बहुत ज़ोर से वो अपने हाथ को पीछे खींच रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के ने वो हाथ उस लोटे में डाला। और उसके बाद जो हमने देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। जैसे ही हिमानी ने अपना हाथ उस पानी से भरे लोटे से बाहर निकाला तो वो जितना भी पानी उसके हाथ में लगा हुआ था वो पानी एकदम भाप बन के हवा में उड़ गया। ये मुमकिन कैसे था? अगर मैं किसी पानी से भरे लोटे में हाथ डालूं और बाहर निकालूं तो वो पानी बूंद बूंद करके सारा हाथ से नीचे निकल जाता है, लेकिन वो पानी जो एकदम नॉर्मल पानी था, वो गर्म नहीं था, एकदम नॉर्मल पानी, वो हिमानी के हाथ से भाप बन के ऊपर उड़ रहा था। इसके बाद फिर उन बाबा ने मुझे और पापा को बाहर जाने के लिए बोला और मम्मी को अंदर ही रोक लिया। हम दोनों बाहर खड़े होके देख रहे थे। बाबा ने कुछ बातें मम्मी को बताई, जिसे सुनकर मैं ये देख रहा था कि मम्मी वहाँ बैठे रो रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर निकल के आई और पापा को कुछ बातें बताने के लिए एक साइड लेकर गई। उन्होंने मुझे मना किया कि तुम मत आना, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा था उनकी आवाज़ मुझे वहाँ से थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी। मम्मी ने जो पापा को बात बताई, जब वो मैंने सुनी तो मेरे भी होश उड़ गए। उन बाबा ने मम्मी को ये बताया था कि मुझे जहाँ तक लग रहा है इस लड़की के पीछे किसी जिन का साया है और वो इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। हो ना हो ये जितने भी निशान इसके शरीर पर हैं ये उसी जिन के दिए हुए हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है उस जिन ने आपकी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी है, जिसके चलते इसके शरीर पे इस तरीके के निशान आए हैं। और जो आप मुझे बता रहे हैं कि उस दिन इसके हाथ पैर अकड़ गए थे, वो इसी वजह से था कि शायद वो जिन उसके साथ उस समय ज़बरदस्ती कर रहा हो। ये बातें जब मैंने सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने पिक्चरों में, कहानियों में सुना था, लेकिन मेरे परिवार के साथ ये पहली बार हो रहा था। वो मेरी छोटी बहन थी, मैं उसे किसी तरह बचाना चाहता था, लेकिन जिस तरीके की समस्या में वो थी उसे तो मैं अपनी तरीके से बचा ही नहीं सकता था। मैं लाचार था। मेरा पूरा परिवार उस समय उन बाबा के भरोसे था। जिसके बाद मम्मी पापा दोनों अंदर गए, मैं बाहर ही था। उन्होंने ये बोला कि मैं इस लड़की को बचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पूरी तरह बचा पाऊँ इस चीज़ की गारंटी मैं आपको नहीं देता, क्योंकि अगर वो जिन बहुत ताकतवर निकला तो इस लड़की को उससे बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस लड़की को मुझसे बचा पाऊँ। मम्मी पापा ने हाथ जोड़ के उनसे विनती करी कि हमारी लड़की को बस बचा लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं कल सुबह आपके घर आऊँगा, मैं क्रियाएं करनी कल से ही शुरू कर दूंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। ये कहकर और ये बात सुनकर हम सारे लोग घर आ गए। सबके मुंह उतरे हुए थे, सबकी आंखों में आंसू थे। हिमानी एकदम ढीली हो रखी थी, वो बस बिस्तर पे लेटी हुई थी। हम सब लोग जब भी हिमानी को देखते तो आंखों से आंसू निकल जाते। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो गया। उसी रात मम्मी हिमानी के साथ सो रही थी, मैं, पापा और शिवानी दूसरे कमरे में सो रहे थे। लेकिन पापा ने कुछ उस रात ऐसी चीज़ देखी जिसे देख पापा के तो होश उड़े ही उड़े। लेकिन जब पापा ने सबको बताया तो सब घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे कि पापा ने क्या देखा। दरअसल पापा को जिस कमरे में हिमानी लेटी थी उस कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब उनकी आँख खुली तो वो देखने गए कि आखिरकार हुआ क्या है। जब वो पहुँचे तो मम्मी तो सो रही थी, लेकिन हिमानी पलंग पर बैठी हुई थी। और जब उन्होंने हिमानी के पीछे देखा तो दरअसल वहाँ पर हिमानी के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था जो हिमानी के बालों के साथ कुछ कर रहा था। वो आम इंसान नहीं था। पापा ने बताया था कि उसके हाथ पैर आम इंसान से काफ़ी लंबे थे, उसका सर भी काफ़ी बड़ा था और वो हिमानी के बालों के साथ खेल रहा था और साथ ही साथ उसके शरीर के कुछ ऐसी जगह भी हाथ लगा रहा था जो सही नहीं था।
जिसको देखने के बाद पापा बहुत तेज़ उनके मुंह से गाली निकली, और वो गाली जैसी निकली हम सब लोगों की तो आँख खुल ही गई, और उसी के साथ साथ वो जो चीज़ जो हिमानी के पीछे बैठी थी वो अचानक से गायब हो गई। पापा भाग के हिमानी के पास गए। जब देखा तो हिमानी बैठी तो थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, वो सो रही थी। हम सब जब उठ के देखने गए कि हुआ क्या, तो पापा हिमानी के पास बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने जब ये बात बताई तो हम सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये क्या हुआ। हिमानी के साथ अचानक से ये सारी चीज़ें होने लगी थी। वो बेचारी, उसका ना कोई कसूर ना कोई गलती, और उसकी जान इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अगली सुबह वो बाबा आए। उनके साथ एक लड़का भी आया था जिसके हाथ में कुछ सामान था। वो अपना कमरे में बैठे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने बैग से निकलवाई और उन्होंने हिमानी को अपने सामने बैठाया। हिमानी होश में नहीं थी, लेकिन उसको तब भी वहाँ पे बैठाया। उन्होंने हिमानी से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करी, लेकिन हिमानी जवाब नहीं दे रही थी कि तभी उन्होंने एक धागा सा निकाला और हिमानी के हाथ में बांधा, और कुछ छींटें, शायद वो गंगा जल था, उसकी छींटें उन्होंने हिमानी के शरीर पर डाली। उसके कुछ समय बाद ही हिमानी होश में आ गई। उसने आंखें खोली और वो चारों तरफ देखने लगी। बाबा काफ़ी देर तक हिमानी से कुछ पूछते रहे, लेकिन वो इधर उधर देख रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी कि तभी बाबा ने एक मुट्ठी में, शायद कुछ भस्म थी या क्या था, वो हिमानी के हाथ पे और पैरों पे, दोनों पे लगाई। उसके बाद फिर हिमानी से सवाल जवाब करने लगे, लेकिन इस बार हिमानी ने जवाब दिया। लेकिन इस बार जब हिमानी ने जवाब दिया तो वो आवाज़ एक आदमी की थी। बाबा ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने हंसकर जवाब दिया कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। जब हमने हिमानी के मुंह से एक लड़की की आवाज़ सुनी तो हम सब लोग खौफ में आ गए कि आखिरकार ये है क्या। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने पूछा कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन वो बस हंसता रहा। बाबा ने बोला कि बता कि तू इसके पीछे क्यों पड़ा है। तो उसका जवाब आया कि ये मुझे पसंद है। जब बाबा ने पूछा कि तू इसको कहाँ से मिल गया, तो उसने जवाब दिया कि ये रास्ते से जा रही थी, मुझे दिख गई, बहुत खूबसूरत है, इसका शरीर मुझे पसंद आया, तभी से मैं इसके साथ साथ हो गया और अब मुझे ये चाहिए। बाबा ने बोला कि तुझे इसे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस सामने से बहुत गुस्से वाले लहजे में जवाब आया कि कुछ भी कर ले, ये मेरे साथ ही रहेगी, ये मेरे से अलग नहीं हो सकती। हम सारे लोग जब ये सारी बातें सुन रहे थे तो बहुत डर रहे थे कि हिमानी के साथ ये आखिरकार हो क्या गया है। बाबा ने कई बार उससे बोला कि तू उसे छोड़ के चला जा, लेकिन उसने हर बार ये जवाब दिया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और थोड़े समय बाद फिर उसने जवाब देने बंद कर दिए। करीब 1 घंटे तक ये सारी चीज़ें चली। उसके बाद फिर बाबा ने जितना भी सामान उन्होंने वहाँ पे रखा था वो सारा एक कपड़े में बटोरा और हमसे बोला कि ये किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाना। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कल सुबह फिर आऊँगा, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को, उस जिन को इसके शरीर से बाहर निकालने की। और उन्होंने एक चीज़ की चेतावनी भी हम लोगों को दी कि कोशिश करें कि घर में कम से कम लोग रहें, क्योंकि कल कुछ ऐसी तरीके की हरकतें हो सकती हैं जिसे आप ना देख सकें। तो बच्चे हैं तो उन्हें घर में ना रखें। और ये कहकर वो चले गए। उस जो भी उन्होंने सामान दिया था पापा वो पेड़ के नीचे रखा है और हिमानी को कमरे में लिटा दिया। और उसके बाद पापा ने मुझसे और शिवानी से बोला कि कल तुम दोनों अपने दोस्तों के घर चले जाना या फिर ताऊ जी के घर चले जाना, तुम दोनों यहाँ मत रुकना, हम दोनों देख लेंगे। लेकिन मैंने बोला कि पापा मैं रुकूंगा, मैं देखना चाहता हूँ। शिवानी को मैं या तो ताऊ जी के घर या तो इसके किसी फ्रेंड के घर छोड़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा। मैंने जिद करी, पापा मेरी बात मान गए। अगले दिन शिवानी को मैं उसके एक फ्रेंड के घर छोड़ाया और सुबह करीब 10 बजे बाबा और उनके साथ जो उनका चेला था वो आए। उन्होंने फिर से वही सामान निकाला, लेकिन इस बार कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि आम की लकड़ियाँ, कुछ पेड़ के पत्ते थे, एक सूखा नारियल था, उसके अंदर कुछ पोटली सी बांध के गिरी हुई थी, और वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके जला दी थी और हिमानी को अपने सामने बैठा दिया था। और जो उनका चेला था उसने हिमानी को जोर से पकड़ा हुआ था।
हम सारे लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे। उसके बाद बाबा ने फिर से सवाल जवाब करने शुरू किए, लेकिन इस बार वो फिर से जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो जो आग सामने जल रही थी वो बढ़ती जा रही थी, तो सामने हिमानी जैसे बैठी थी वो एकदम से तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। जैसी जैसी वो आंच बढ़ रही थी, सामने बैठे हिमानी को भी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद बाबा ने जब फिर से उसको पूछा, उसका नाम पूछा, तो इस बार उसने अपना नाम बताया। मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बाबा ने हम लोगों को मना किया था कि उसका नाम कभी भी ऐसे याद करते हुए किस्से में मत लेना, क्योंकि ऐसी शक्तियों का नाम लेना ठीक नहीं होता है। जिसके बाद बाबा ने उससे फिर से पूछा कि तू उसके शरीर को छोड़ के जाएगा या नहीं, लेकिन उसका जवाब फिर से यही था कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ये भी बोल रहा था कि इसको बुझा दे, वो सामने जो आग जल रही है इसको बुझा दे, मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन बाबा ने बोला कि ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक तू उसे छोड़ नहीं देगा। वो बार बार बोलता रहा, लेकिन बाबा भी बार बार कहते रहे कि आग नहीं बुझेगी, या तो तू इसको छोड़कर चला जा। बाद में उसने ये भी बोला कि मैं इस लड़की को मार दूंगा वरना इस आग को बुझा दे। लेकिन बाबा ने बोला कि तू उस लड़की को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, कि हमारे आंखों के सामने थोड़ी देर बाद हिमानी ने अपना गला खुद अपने हाथों से इतनी जोर से पकड़ लिया कि ऐसा लग रहा था जैसे हिमानी का दम घुट रहा हो। वो खुद ही तड़प रही थी खुद का गला पकड़कर, कि तुरंत बाबा ने एक सूखी आम की लकड़ी जलाई और उसके हाथ के पास जैसी फेरी उसने अपना गला छोड़ दिया और वो तड़पने लगी। उसके मुंह से फिर से एक लहजा आया कि इसको बुझा दे, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इस लड़की को वरना मार दूंगा। लेकिन बाबा ने बोला कि तू ऐसे नहीं मानेगा। उसके बाद बाबा ने एक चीज़ निकाली, वो क्या थी मुझे नहीं पता, वो मुट्ठी भर के निकाली और वो जैसी ही उस जलती हुई आग में डाली, वो आग की लपटें और ऊंची हो गई। और जैसी ही वो ऊंची हुई तो हिमानी और ज़्यादा तड़पने लगी, और ज़्यादा बिलकने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो। कि तभी उसके तुरंत देर बाद हिमानी की असली आवाज़ आई। उसने हम लोगों की तरफ देखा और हमसे बोला कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन बाबा ने हमें पहले ही बोला था कि अंदर कोई नहीं आएगा, हो सकता है वो तुम्हें झांसा देने की कोशिश करे, और ये वही था। वो हमें देखकर अपनी आवाज़ में बोल रही थी कि मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन हम सब लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हम मजबूर थे, हम सब बाहर खड़े होकर देख रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद बाबा उस आग की लपटों को और ऊंची और ज़्यादा बड़ी करते गए, और जैसी ही वो लपटें हिमानी के मुंह के पास पहुंचने लगी तो हिमानी के मुंह से आवाज़ आई, उसी लड़के की आवाज़ में, कि मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा लेकिन तुम आग बुझा दो। उसके तुरंत बाद बाबा ने मुझसे एक पेड़ या फिर पौधा मंगाने के लिए बोला। मैं ऊपर गया तो ऊपर हमारे एक छोटा सा इमली का पेड़ था। मैं छत से वो इमली का पेड़ तुरंत उतार के लाया और बाबा के बगल में रख दिया। बाबा ने तब बोला कि तू इस पेड़ पे आकर बैठ। और उसी के तुरंत देर बाद जैसी वो हिमानी के शरीर से निकला या कुछ भी हुआ, हिमानी एकदम से ढीली हो गई, उसके हाथ पैर एकदम से ढीले हो गए। जिसने हिमानी को पकड़ा था उसने हिमानी को एकदम से जैसी छोड़ा तो वो फर्श पे लेट गई। उसके बाद बाबा ने उस पेड़ के चारों तरफ एक धागा बांध दिया और वो पेड़ उठाकर तुरंत उन्होंने अपने एक साथी को दिया और उससे कुछ बोला, और वो साथी उनका वो पेड़ लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद बाबा ने हम सबको अंदर बुलाया और एक पूजा हम लोगों के सामने करी। उन्होंने हमसे बोला कि गंगा जल की छींटे घर के चारों तरफ डाल दीजिए, और उसके बाद उस आग में जो नारियल जल रहा था उसे बुझाकर उसका धुआं हमसे बोला कि ये पूरे घर में फैला दीजिए, एक भी घर का हिस्सा ऐसा ना हो जहाँ पे इसका धुआं ना आ जाए। उसके बाद उन्होंने हमसे बताया कि अब वो जो भी जिन था वो उसके शरीर से चला गया है। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो उस पेड़ के ऊपर रह रहा है। उस पेड़ को मैंने अपनी कुटिया के पास रखवाया। उसके बाद मैं कुछ समय बाद उसको कहीं और लगवा दूंगा, लेकिन जब तक वो रस्सी उस पेड़ में बंधी है वो जिन उस पेड़ से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगर गलती से भी किसी ने वो रस्सी खोल दी या टूट गई तो वो जिन फिर से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ पाना आसान नहीं है। इसीलिए आप अपनी बच्ची का अगले 6 महीने तक बहुत ध्यान रखेंगे। इसको घर से बाहर बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अभी ये अंदर से कमज़ोर है
और इस कमज़ोरी का फ़ायदा और बुरी आत्माएं भी उठा सकती हैं। उसके बाद जाते जाते उन्होंने हमारे घर के मेन गेट के पास जो चौखट थी वहाँ पे 2 कील गड़वा के उन दोनों कीलों पे एक धागा बंधवा दिया और उन्होंने बोला कि ये धागा किसी भी हालत में खुलना नहीं चाहिए। जब तक ये धागा आपके घर की चौखट पे रहेगा तब तक कोई भी चीज़ आपके घर के अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद वो बाबा वहाँ से चले गए। इस क्रिया के बाद हिमानी एकदम से नॉर्मल हो गई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था हिमानी रिकवर कर रही थी और वो पहले से ठीक हो गई थी। अब हमारे साथ बातें कर सकती थी, उसके शरीर के घाव ठीक हो रहे थे, वो खाना खाती थी। अब वो पहले से ठीक होने लगी थी। करीब 2 महीने बाद जब वो इस अवस्था में थी कि हम उससे सही तरीके से बात कर सकते हैं, तब हमने उससे पूछा था कि जब तेरे साथ ऐसी दिक्कत थी तो तूने बताया क्यों नहीं था? जब वो तेरे साथ इतने गलत काम करता था तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम तेरे से बार बार पूछते थे। तो हिमानी का जवाब ये था कि उस शक्ति ने मुझे मना किया था। उस आदमी ने मुझे ये कह के मना किया था कि अगर तूने किसी को भी बताया तो तेरे परिवार वालों को मैं एक एक करके मार दूंगा। जिस डर के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। यानी कि हिमानी ने हम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। धीरे धीरे कर जैसे समय बीतने लगा हिमानी एकदम ठीक हो गई थी। 6 महीने बीत चुके थे, हिमानी अब एकदम नॉर्मल थी। 6 महीने बाद हिमानी फिर से अब बाहर आना जाना उसने धीरे धीरे करके शुरू किया था, लेकिन 6 महीने तक वो घर में रही। अब हिमानी एकदम ठीक हो गई थी और अगले साल उसने फिर से कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब हिमानी उस दिन के बाद से हमारे ही घर रहती थी। लेकिन हिमानी के साथ जो घटना घटी वो सच में बहुत दिल दहला देने वाली थी। हम उन बाबा का शुक्रिया अदा आज भी करते हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची की जान बचा ली। अगर वो ना होते तो शायद हम हिमानी को खो देते। दोस्तों यही थी कहानी प्रांजल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के लिए जल्द और लेके आऊँगा। मिलूँगा एक और नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।